नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस चुनाव में शक्ति शक्ति का हल्ला क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शक्ति की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने किस शक्ति की बात कर दी? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को इस तरह के पोस्टर क्यों जारी करने पड़े हैं कि यह राहुल गांधी की शक्ति है और यह मोदी की शक्ति? राहुल की शक्ति में महिलाओं के साथ तस्वीरें हैं और मोदी की शक्ति में न्यूज़ चैनल हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब का लोगो है। उनके पीछे अदानी, मोहन भागवत, बृजभूषण सिंह हैं और आईटी, सीबीआई, ईडी जो छाया में खड़ी है। सुप्रिया लिखती हैं कि ये शक्ति के दो स्वरूप हैं। आखिर राहुल गांधी के बयान में प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्या दिख गया कि वे शक्ति की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देना चाहते हैं? जान की बाजी की बात सुनकर आम आदमी बिस्तर से ही उतर भागेगा। इस देश में ऐसा क्या हो गया? प्रधानमंत्री क्यों जान की बाजी लगाने की बात कर रहे हैं और वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज ठेले जा रहा है? पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह शक्ति प्रसंग ध्यान से सुन लेते हैं। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री ने किस तरह बात घुमाई है? जो नहीं कहा गया है उसे लेकर उन्होंने किस तरह की कहानी गढ़ी है, यह समझना बहुत जरूरी है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने उस शक्ति को मिटाने की बात की है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने यह कहा है कि वे देश से माताओं बहनों की शक्ति मिटा देंगे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री भावुक हो गए और माताओं बहनों की रक्षा की बात करने लगे? क्या राहुल गांधी दैविक शक्तियों को मिटाने की बात कर रहे हैं? आप खुद भी उनका भाषण सुनिए। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का एक नेता ऐसी बात कहकर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारेगा? कोई भी नेता क्यों कहेगा कि वह माताओं बहनों की शक्ति मिटा देगा? अब आप राहुल गांधी के भाषण का वह हिस्सा सुनिए जो उन्होंने रविवार को मुंबई के शिवाजी मैदान की रैली में कहा था। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे और यह समझने की जरूरत है, हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है।
सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। आप इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा और देखिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर हैं, अपने प्रतिद्वंदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला बृजभूषण फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया है। उम्मीद है कि आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं से ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने के लिए भी कुछ करेंगे। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है कि इतिहास गवाह है कि इस देश की धरती पर सदियों से ताकतवर लोगों ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। वाराणसी तो प्रधानमंत्री का ही इलाका है। बतौर सांसद वे सुनिश्चित कर सकते थे कि बीएचयू की छात्रा के साथ कैंपस में हुए बलात्कार के मामले में समय पर गिरफ्तारी होती और बीजेपी से जुड़े तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। आप देख सकते हैं कि आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल प्रधानमंत्री के साथ हैं। पता चलता है कि ये लोग भाजपा के तंत्र में कितने भीतर तक घुसे हुए थे, मगर 1 महीने की देरी और कई दिनों के प्रदर्शन के बाद जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई। घटना के बाद ये चुनाव का प्रचार भी करते रहे। 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें उनके काम पर वोट नहीं मिलेगा, जो इस चुनाव में आस्था और धर्म से जुड़े मुद्दों की तलाश में हैं? अगर वो नहीं मिलता है तो किसी नेता के भाषण से 1-2 लाइन उठाकर उसे भावुक मसाला बना देंगे, ताकि जनता यह समझे कि धर्म पर हमला हो गया है और धर्म की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जोरदार भाषण सामने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शक्ति प्रसंग को लेकर लगता है काफी सीरियस हो गए हैं। आज तमिलनाडु में सेलम में उनकी रैली थी। मंच पर 11 महिलाओं ने उनका स्वागत किया। बताया गया कि ये शक्ति अम्मा हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कर रही हैं। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये 1 सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है?
मतलब क्या ही कहा जा सकता है। गोदी चैनलों पर शक्ति को लेकर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने भी प्रचार वीडियो बना दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति से कहां-कहां घिरे हुए हैं। राहुल गांधी ने जो नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने उसे कह दिया। लिहाजा उन्हें लंबा सा ट्वीट करना पड़ा कि उनके कहने का मतलब क्या था। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवाओं को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म है, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखला जाती है, भड़क जाती है। तो राहुल गांधी ने विस्तार से बता दिया कि वे शक्ति किसे मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी मुखौटा मानते हैं, उनके पीछे जो उद्योगपति खड़े हैं उसे शक्ति मानते हैं, और राहुल गांधी उस शक्ति के नियंत्रण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किस शक्ति की बात कर रहे हैं? अगर वह बुरी शक्ति है तो क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? यह भी तो शास्त्रों में ही लिखा है। सत्ता में कितनी ही बुरी शक्तियां होती हैं, आखिर प्रधानमंत्री उन बुरी शक्तियों को क्यों बचाना चाहेंगे? शक्ति की अवधारणा बहुत व्यापक है। धर्म के हिसाब से भी देखिए तो अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है, दैविक शक्ति है, आसुरी शक्तियां हैं। अगर कोई कहे कि वह बुरी शक्तियों से लड़ेगा तो क्या इसका मतलब वही होगा जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं? जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान प्रधानमंत्री ने दिया तब किस शक्ति का सम्मान उन्होंने किया था? जब कांग्रेस की विधवा का बयान दिया था तब क्या वे किसी शक्ति का सम्मान कर रहे थे? कांग्रेस ने उनके इस अभियान को लेकर कई तरह के पोस्टर जारी किए हैं। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं विनेश फोगाट हैं, जो महिला पहलवान हैं, जिन्होंने कई तरह के आरोप प्रधानमंत्री की पार्टी के सांसद पर लगाए थे, और प्रधानमंत्री मौन खड़े होकर विनेश फोगाट की आंसुओं को देख रहे हैं। राहुल जी ने जो कल बयान दिया है और कल जब भाषण किया, उसके ऊपर आज सवालिया निशान पैदा किए जा गए हैं, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चरमरा गई है, किस तरह से घबराई गई है। जब ये सवाल वो करते हैं, हमारे भी सवाल सुन लीजिए उसके ऊपर। जब हमारी महिला पहलवानों को रास्ते पे घसीट दिया गया था, उनका हक मांगने के लिए जब आई, तो दमनकारियों को घर में रख के उनको तो उन्होंने शेल्टर दिया, उनको आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, लेकिन जो हमारी महिला पहलवान थी उनको घसीट के लेके गए रास्ते पे से, उसका जवाब कौन देगा? जब हमारी उन्नाव, हाथरस हो, उन्नाव हो या कानपुर हो, वो जो घटनाएं घटी, हमने आवाज उठाना चाहा, लेकिन हमारा आवाज दबाने की कोशिश इन लोगों ने की, और आवाज दबाने की कोशिश करके उन्होंने वो घटना को ही दबा देने की कोशिश की। कौन सी मर्यादा के बारे में बात कर रही हैं भाजपा आज के दिन? किस बात पे धज्जे उड़ाए जा रहे हैं? महिला शक्ति, क्या किया आपने महिला शक्ति के लिए? किसने दिया अधिकार महिलाओं को? 33%। हर गांव में एमपीपी सरपंच बन के आए, किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। हेलो, याद दिला दूं, पार्लियामेंट में आपने क्या कहा था? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो पूजा करती थी, जिसको चाहती थी शूर्पणखा, उसको आप किस ढंग से बात किए थे?
मेरे नाम किससे जोड़े थे आप? ये मर्यादा है? एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके इनसे सीनियरिटी की औरत को एक महिला का मर्यादा नहीं दे सके। एक ही नहीं, कईयों का। मणिपुर में जब मानभंग हो रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने बात किया? क्या भाजपा पार्लियामेंट में बहस की? क्या वहां कुछ कमेटी बना के आपने जाके देखा? कितने हल्के विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, प्रधानमंत्री ने यह तो नहीं कहा कि जितने भी सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच कराने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। चुनावी चंदे में धांधली की इतनी खबरें आ चुकी हैं, क्या प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर बोलने की शक्ति नहीं है? वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, जो 10 साल से उन्होंने नहीं की है? क्या यह मान लिया गया है कि जनता धर्म का नाम सुनते ही दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल बंद कर देती है? ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को इस चुनाव में भावुक मुद्दों की तलाश है। उन्हें कोई शक्ति चाहिए जिससे वे ललकारने लग जाएं और जनता ताली बजाने लग जाए। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQAIR, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों को लेकर इसकी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित 100 शहरों में भारत के 83 शहरों के नाम हैं। सबसे प्रदूषित 50 शहरों में भारत के 42 शहरों के नाम हैं। इनमें से 17 शहर ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। यह बिहार का बेगूसराय है। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह यहां से सांसद हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बेगूसराय का नाम आ गया। दुनिया हैरान है कि बेगूसराय कहां से आ गया। यह वीडियो बेगूसराय का ही है। इस शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। 4 लेन की सड़क बन रही है तो कहीं 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है, नदियों पर पुल वगैरह बन रहा है। यही नहीं, नदी के इलाके में सक्रिय बालू व्यवसायी और माफिया भी हवा को प्रदूषित करने में अपना योगदान निभा रहे हैं। रिफाइनरी का भी विस्तार हो रहा है। क्या निर्माण के समय उन सभी मानकों का ध्यान रखा जा रहा है जो हवा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जरूरी हैं? दिल्ली में जब भी हवा में प्रदूषण का बवाल होता है तो कंस्ट्रक्शन को लेकर कितने तरह के नियम लागू कर दिए जाते हैं। क्या बेगूसराय में ऐसा नहीं होता? नदी के किनारे का खुला सा यह शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित हो जाए। प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके। इन शहरों की प्रदूषित हवा से लोग मर रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, आंखें जल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या कभी आपने पीएम को ललकारते सुना कि मैं अपनी शक्ति से इस हवा को साफ कर दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा? आज तक तो दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं हो सकी। ज्यादातर समय PM 2.5 की मात्रा ज्यादा ही रहती है, लेकिन भावुकता पैदा की जा रही है, जैसे कि इन सब की चिंता नहीं। कोई धर्म को लेकर बयान दे दे तो उस पर जवाब देने के लिए भारत को अलग से एक प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री माताओं और बहनों की रक्षा में जान की बाजी लगा देना चाहते हैं। महिला आरक्षण का ऐसा कानून पास कर दिया जो 2029 के बाद लागू होगा। कोई कानून 5 साल बाद लागू होगा और आज पास हो रहा है, ऐसा आपने कभी सुना है? इस चुनाव में धार्मिक मुद्दों की तलाश हो रही है, इसलिए जरूरी है कि धार्मिक मुद्दों से बचिए, इसे तूल मत दीजिए। अपनी सोचने और समझने की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और गोदी मीडिया नहीं देखने की शक्ति प्राप्त कीजिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।